नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले उपचुनाव, एक एक सीट को लेकर के हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अजमेर लोकसभा सीट की। अजमेर काफी महत्वपूर्ण सीट कही जा सकती है। यूं तो तीनों ही एक विधानसभा और दोनों लोकसभा महत्वपूर्ण सीट हैं, लेकिन बात अजमेर की, ख्वाजा की नगरी और ब्रह्मा मंदिर दोनों की खास ये कह सकते हैं कि विश्व में अपनी पहचान रखती है लोकसभा क्षेत्र। 8 विधानसभा सीट, जिसमें से 8 पे ही 2014 में भाजपा का कब्जा रहा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सभी सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए हैं, सांवरलाल जाट विधानसभा से इस्तीफा देकर के और लोकसभा में पहुंचे, तो उस दरमियान जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी। वोटों के अंतर की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज वर्तमान पीसीसी चीफ सचिन पायलट वहां से एक बार सांसद रहे। दूसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो 1,72,000 करीब 2.25 लाख मतों के अंतर से वो हारे। लेकिन उस वक्त कहा जा रहा था कि मोदी हवा का बड़ा प्रभाव था। अब लेकिन वो हवा रहेगी नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। हम तमाम समीकरणों को छूने की कोशिश करेंगे अलवर लोकसभा में। और दोनों प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा जो भाजपा के हैं, सांवरलाल जाट के पुत्र हैं, और दूसरी ओर रघु शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या मायने हो सकते हैं, क्या रहेगा, तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे एजेंडे का मजमून देखिए। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां जीत के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। इन तीनों सीटों में शुरू से ही अजमेर की सीट को काफी हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन में दोनों ही दल शक्ति प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद अजमेर सीट के उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। पार्टी ने बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं को प्रचार की कमान सौंप दी है। बीजेपी शुरू से ही अजमेर सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे दुनिया भर की बेस्ट स्कीम जनता को दी है और उनका क्रियान्वित फील्ड में हो रही है और उसका लाभ है जनता को मिलेगा और मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ कि विकास के मुद्दे के ऊपर जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। वहीं कांग्रेस भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ पार्टी के कई आला नेता अजमेर चुनाव में पार्टी की जीत के लिए जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने जहां 40 साल बाद ब्राह्मण कार्ड खेला है और पूर्व विधायक रघु शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अजमेर उपचुनाव को देखते हुए बाबूलाल नागर का निलंबन भी निरस्त कर दिया है। माना जा रहा है कि दलित वोटों पर पकड़ बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जातिगत राजनीति समेत रिफाइनरी के मुद्दे पर श्रेय की राजनीति का आरोप लगाया है। 4 साल में नौजवान किसानों के साथ जो हश्र हुआ है, वो आज जनता जवाब मांग रही है और नाकामियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम गिना भी नहीं सकते। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 साल की नाकामी पर जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। हमारे तीनों उम्मीदवार चुनाव जीत कर आएंगे और जनता का पूरा आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जातिगत समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशियों के टिकट फाइनल किए हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट बहुत महत्व रखती है। खुद पीसीसी चीफ सचिन पायलट यहां से 2 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 2014 में मोदी लहर के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो 2014 की मोदी लहर का भी उतना प्रभाव नहीं है, तो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर आशान्वित है। वहीं बीजेपी भी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि मजमून में साहब बीजेपी जहां एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगी। रामस्वरूप लांबा जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और किसान आयोग के अध्यक्ष, लंबे समय तक गुजरात की राजस्थान की राजनीति में अपना दबदबा रखने वाले सांवरलाल जाट उनके पुत्र हैं। वो कितना बेनिफिट मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी ओर ब्राह्मण कार्ड खेला है कांग्रेस ने। दोनों तरफ से ही कैंडिडेट्स को लेकर के हम कहें कि नामांकन हो चुका है, तस्वीर साफ है, सीधा मुकाबला होगा।
अंतर की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सचिन पायलट 1.25 लाख के अंतर से चुनाव हार गए थे और काफी रोचक मुकाबला उस वक्त भी था। खैर चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। दोनों तरफ से ही कहा गया है कि सीआर चौधरी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी नामांकन के दौरान पहुंचना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई। सीआर चौधरी ने कहा है कि भाजपा का एजेंडा साफ है कि हम विकास के मुद्दे को आधार बना करके चुनाव लड़ रहे हैं और हम सफल होंगे। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, सीपी जोशी, उन्होंने साफ कहा है कि विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, जनता त्रस्त है और जनता की आवाज बन करके हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और रिफाइनरी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने चुटकी ली थी कि रिफाइनरी की अगर शिलान्यास का इतना महत्व और भाजपा को इच्छा थी तो उस वक्त हमें कह देते, एक पत्थर इनका भी हम लगवा देते। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरसी चौधरी हमारे साथ कांग्रेस के नेता इस वक्त हैं और शील दवाई जी भाजपा से हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है शील जी। देखिए चुनाव तीनों जगह हो रहा है, लेकिन बात करें तो कांग्रेस के पास में खोने को कुछ नहीं है। तीनों जगह आप काबिज हैं। आप ही के नेता जो हैं वो चुनाव जीता था, उन्होंने 2013 में कीर्ति कुमारी विधानसभा मंडलगढ़ से, 14 में अजमेर से सावरलाल जाट और अलवर से चांदनाथ जीते थे। ये कोई ऐसा ही एक कहूंगा कि दुर्योग कहा जा सकता है कि तीनों ही जो सीट खाली हुई हैं वो तीनों किसी के प्रमोशन नहीं, तीनों ही सीटें डेथ केस में हुई हैं खाली। तो बाई इलेक्शन हो रहा है। अजमेर की हम बात कर रहे हैं। अजमेर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस एक भी सीट जीतती है तो कांग्रेस गेन करेगी इस चुनाव में, और अगर तीनों सीट हार भी जाती है तो कांग्रेस कहेगी हमारे पास में नहीं था कुछ भी, और वर्तमान सरकार केंद्र में और राज्य में उसका एक अलग असर होता है। विकास के मुद्दे का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब कितना चलेगा विकास ये देखने वाली बात होगी। देखिए योगेश जी, आज अगर अपन अजमेर बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अजमेर जो सीट है वो महत्वपूर्ण इसलिए बन गई क्योंकि जिस तरह से जो पिछले जो चुनाव हुए थे सावरलाल जाट और सचिन पायलट जो पीसीसी चीफ हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका ये क्षेत्र है तो वो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो जैसा कि लोगों का मानना है कि वो अपनी हार की डर की वजह से, क्योंकि 1.25 लाख से पहले हार चुके थे और हो सकता है इससे ज्यादा से भी हार जाए, तो वो उन्होंने पीछे कदम हटा लिए। तो एक तरह से मैं कहूँ उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीत तो हासिल कर ली, लेकिन जो पार्लियामेंट की सीट है उसको वो निश्चित तौर पर हारने वाले हैं। और जहां तक मैं कहूं कि कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को वहां से उतारा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 5 चुनाव हुए थे, उनमें से वो 4 हार गए। और जो जिस तरह से इन्होंने एक कार्ड खेलने की कोशिश की है, ब्राह्मण को और ब्राह्मण उतार के सारी कास्ट को अपनी तरफ करने का ये विचार उन्होंने सोचा है कि जाट वर्सेस अदर कास्ट करने की कोशिश की है। तो वहां की जनता ये बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि जिस तरह से सावरलाल जाट जो एक बहुत ही किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध है और जिस तरह उन्होंने 7 चुनाव लड़े, 7 में से 6 चुनाव जीते और 1 चुनाव हारा, और उनकी जो अंतिम सांस थी वो किसानों के लिए लड़ते हुए ही गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो किसान की समस्याओं के संबंध में ही अमित शाह जी के सामने बोल रहे थे जब वो वहां बेहोश होकर गिरे और उसके बाद में वो दोबारा से होश में नहीं आ पाए। तो लोगों में एक बहुत बड़ी सिंपैथी है और वो समझते हैं कि जिस तरह से सावरलाल जी ने जो किसानों के लिए काम किया तो उनके बेटे से भी उनको वही उम्मीद है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपने कहा कि सभी जातियों को अपनी ओर लुभाने के लिए, अपनी ओर करने के लिए कोशिश कर रही है कांग्रेस। ऐसा क्यों लग रहा है कि कास्ट कार्ड कांग्रेस खेल रही है और आप लोग नहीं खेल रहे हैं? नहीं, हमने कहा ना कि हमारा जो कैंडिडेट का चयन है वो सर्वसम्मति से होता है। बूथ लेवल से लेके जिला अध्यक्ष और जो पूरे जो भी वहां के संगठन के पदाधिकारी हैं उन सब की राय मशवरा लेके, इवन जो वहां की 8 विधानसभाएं, वहां के सबको बुलाकर सब कार्यकर्ताओं से राय शुमारी के बाद में सिर्फ सिंगल एक नाम उभर के आया था कि जो रामस्वरूप लावा है वो सिर्फ एक यही ऐसे कैंडिडेट है जो इस चुनाव में भारी मतों से, जो सावरलाल जी जीते उससे भी ज्यादा मतों से ये जीतने वाले हैं।
पहला आधार। सिर्फ इस वजह से कि वो संवरलाल जाट के बेटे हैं, इस वजह से? नहीं। तो रामस्वरूप लांबा का तो बहुत ज्यादा ताल्लुक ही नहीं रहा है वहां पे। रामस्वरूप लांबा केवल बस के संवरलाल जाट के बेटे हैं, ना कभी आपके पदाधिकारी रहे हैं, ना कोई उनका लोकल पॉलिटिक्स में दखल रहा। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि संवरलाल जाट ने उन्हें मैक्सिमम टाइम जयपुर में रखा है। तो ऐसी लोकप्रियता का ग्राफ कैसे आप लोगों ने तय किया कि रामस्वरूप लांबा इतने लोकप्रिय है कि संवरलाल जाट के भी 2.25 लाख का जो अंतर था उनका, उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीत सकते हैं? नहीं, देखिए मैं बताऊं ना, जो 3 साल पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए जितना काम किया है, चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे राजस्थान की योजना हो, सबको जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, हर क्षेत्र में जो मतलब चाहे शिक्षा कहिए, कृषि कहिए, या इसके IT की बात करिए, हर। तो रामस्वरूप लांबा को यह कहा जा सकता है कि आप लोगों की जो कोशिशें हैं, आपका कहना है कि जो आप लोगों बीजेपी का विजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो विजनरी डॉक्यूमेंट अभी तक जो लागू किया है, उसको लेकर के रामस्वरूप लांबा को बेनिफिट मिल सकता है। रामस्वरूप लांबा को आपने लेकिन फेस सुना है कि फेस ये उचित हो सकता है, ये माना जा सकता है। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं। आरसी, आपसे जानना चाहूंगा कि दावा रामस्वरूप लांबा को क्यों कैंडिडेट बनाए? हालांकि इंटरनल मामला है बीजेपी का, बट शीलदा भाई जी ने साफ कहा है कि वजह क्या हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि रामस्वरूप लांबा को आधार ये रहा। हमें जो उनकी अभी योग्यता के रूप में जो दिखता है पॉलिटिकल कैरियर के लिए, वो संवरलाल जाट के बेटे और सिंपैथी गेन करके और अपनी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकूं। रघु शर्मा एक जमे हुए चेहरे हैं, सब जानते हैं। जी कि वो युवा मोर्चे में महामंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं वो, और अपने पिताजी का जो चुनाव संचालन था वो करते रहे। और ये कहना चाहिए कि जितने भी उन्होंने चुनाव लड़े तो वो उनके घुट्टी में राजनीति मिली हुई है। पैदाइशी ऐसे परिवार में हुए तो उनके संस्कारों में राजनीति है, और वो बहुत अच्छी तरह से जनता के साथ संपर्क कैसे करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए, इन सब बातों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। चलिए, रघु शर्मा के लिए यह कहा जा सकता है कि रघु शर्मा राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं है। उनके लिए लोकसभा का यह दूसरा चुनाव है। एक बार वो जयपुर में लड़ चुके हैं, उस वक्त काफी कड़ा मुकाबला रहा, गिरधारी लाल भार्गव से उन्हें शिकस्त मिली थी। लेकिन राजनीति में एक स्थापित चेहरा है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, और काफी महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी आश्वस्त है कांग्रेस रघु शर्मा पर दाव लगा करके? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो आपने जिस बात से शुरू की कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी का चयन किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी एक मामला है और चयन की प्रक्रिया हर संगठन का अपना एक अधिकार है, किसी भी आधार से करे। लेकिन जो बीजेपी की जो वक्ता है, उन्होंने कहा कि जाति कार्ड का, कास्ट कार्ड का जो खेलने का प्रयास है, मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के बाद में किस सूबे की कभी कोई मुख्यमंत्री ने जाति के आधार पर लोगों के साथ में संवाद की प्रक्रिया कभी नहीं अपनाई। भारतीय जनता पार्टी आज ये जानती है कि जब जनता के बीच में जाके अगर वहां पे जनसभा के अंदर संबोधित करना हो तो बहुत से वहां पे आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है और जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बंद कमरे में एसी के अगर हॉल के अंदर बैठ के समाज के चयनित लोगों से बात कर लिया जाए तो ये प्रदेश के अंदर जो एक नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने जो डालने का प्रयास किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है। आज जिस प्रकार से नामांकन हुआ और नामांकन के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के मंच से मैं एक चैनल पे डिबेट पे था, तो वहां पे मैंने 2 मंत्रियों को सुना, वासु देवनानी जी को और अजय किलक जी को। उन दोनों ने, आपकी डिबेट का ज्यादा समय फालतू का वेस्ट ना हो इसलिए सिर्फ उस मुद्दे का ही जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि अजय किलक जी ने ये कहा कि सांवरमल जी के निधन के बाद में अजमेर में एक अंधेरा सा हमें दिखने लगा। अब अजमेर की सियासत को कौन संभालेगा, कौन उसका नेतृत्व कर पाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को अचानक एक अंधेरे का एहसास हुआ। ये उनके मंत्री, सहकारिता मंत्री अजय किलक जी ने कहा। और उसके बाद में जो वासु देवनानी जी हैं, उन्होंने कहा कि हम सब राम को मानते हैं या नहीं मानते, तो राम का पर्याय है राम स्वरूप, और उनके साथ में अगर सांवरमल जी को हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इनको जिता के हमें भेजना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं श्रद्धांजलि के भरोसे और कहीं सिंपैथी के एक मुद्दे के सहारे अगर चुनाव की नेतृत्व पार करना चाहे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। सांवरमल जी तमाम किसान वर्ग के और हमारे से विपक्षी विचारधारा के होते हुए भी उनके व्यक्तित्व पे कहीं कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन आज प्रदेश की जनता और उस लोकसभा क्षेत्र की जनता
जब सांवरमल जी अस्वस्थ थे और अस्वस्थता के कारण उन्हें एक मंत्रालय भी अच्छा नहीं दिया गया, और जो अजमेर की 4 साल के अंदर अजमेर को जिस प्रकार से एक हादसे पे रखा गया, वो जवाब निश्चित रूप से सूबे के मुख्यमंत्री से और केंद्र से आने वाले तमाम नेताओं से इस बात को पूछा जाएगा। आज जो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे परवरिश में, उनकी परिवार में ऐसी परवरिश हुई जहां पे उन्होंने राजनीति को देखा। मेरा सांवरमल जी से भी जुड़ाव रहा है और मैं रामस्वरूप लांबा जी को भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। वो अपने परिवार की जो घर की चार दीवारी है उससे बाहर निकल के संगठनात्मक तौर पे कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ये चीज सोचे कि सिर्फ सरदा के भरोसे हम जीत जाएंगे, तो मुझे मुश्किल लगता है। शीलदा भाई जी केंद्र के लगातार चुनाव संचालन वही कर रहे थे, तो काफी नॉलेज है उनको। मैं जानता हूं, ये जितने शीलदा भाई जी नहीं मिले होंगे, जितने शीलदा भाई जी नहीं मिले, उससे ज्यादा मेरा उनसे वास्ता रहा है कि सामाजिक रूप पे। लेकिन ये जो 4 साल पहले की जिसकी प्रकार की बात कर रहे हैं, कोटा को अजमेर से जोड़ने की रेल लाइन का एक प्रोजेक्ट था, अजमेर को सवाईमाधोपुर से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट था। वहां पे 45 ट्रेनें, जो इंटरलिंकिंग जो ट्रेनें थी, उनका ठहराव पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट जी के प्रयासों से वहां पे हुआ और उन योजनाओं की स्वीकृति कराई। कोटा अजमेर जो रेलवे लाइन थी उसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान कराया, 550 से ज्यादा जो सवाईमाधोपुर का है उसको कराया। आज 4 साल के बाद में जिस प्रकार से आज उसके अंदर जीरो प्रगति रही, वहां पे कोई काम नहीं कर पाए, तो जनता इस बात को पूछेगी। निश्चित रूप से वो लाडेश्वर हो सकता है, वो उनके जहन में हो सकता है, लेकिन उस लोकसभा के अंदर अजमेर की नुमाइंदगी करने वाला बेटा, अजमेर की नुमाइंदगी करने वाला प्रत्याशी उस लोकसभा में अगर हुंकार नहीं भर सकता, तो वहां पे उसको नहीं भेजा जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना होगा कि कास्ट कार्ड आपने खेला, सबसे बड़ी मेजोरिटी की जाति है वहां पे, जाट का आपने प्रत्याशी बनाया, लेकिन आज वो किसान जो जाट जाति की जिस नाम से कर रहे हो, या तमाम जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी से व्यथित है। वहां पे कर्मचारी बहुत ज्यादा व्यथित हैं। युवाओं के लिए आपने बेरोजगार नहीं दिया, उम्र की बढ़ा के आपने उनकी बेरोजगारी की जो सीमा है, जो उसकी आयु सीमा है, वो आपने 40 साल कर दी, ताकि आने वाली कोई सरकार है शायद उसके अंदर उनको मौका मिल जाए। आज इस प्रकार से एक बेड़ा बढ़ाने का काम किया है, वो समझ रही है और वो जनता जवाब मांगेगी। कांग्रेस ने जब नामांकन किया, हमारे तमाम जो नेता बोले, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, सरकार से मुद्दों की उन्हें याद दिलाई, और जो कांग्रेस ने जो उनके लिए काम किए पूर्ववर्ती सरकार ने, वो उन्हें याद दिलाए। दोनों का मंच जिन्होंने भी सुना है वो देख रहा है और जानता है अजमेर के लिए क्या जरूरत है, वो निश्चित रूप से उससे जवाब। शीलदा भाई जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि जीतने के लिए कैंडिडेट होता है, लेकिन एक्सरसाइज पार्टी की भी अपने लेवल पर होती है। रामस्वरूप लांबा सांवरलाल जाट के बेटे हैं, ये तो एक बड़ी बात है कि उनका पुत्र है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सिंपैथी गेन करने के लिए हर राजनीतिक दल कई बार कोशिश करता है। कांग्रेस ने भी सब कुछ किया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। जीतने का आधार क्या होगा कि रामस्वरूप लांबा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो तूफान मचा था 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम का, कि अब की बार मोदी सरकार, वो थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, और अगर उसी के भरोसे उसी तरह से आप लोग देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। काफी एक्सरसाइज बीजेपी को करनी पड़ेगी, लेकिन जीत का आधार आप लोगों की अपनी एक्सरसाइज होगी कि रामस्वरूप लांबा को हम दिल्ली तक भेजेंगे कैसे? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, जो बात हमारे जब कोई चुनाव होता है तो हम जो है ना, हमारे जो मुद्दे होते हैं, जो जिसमें मेन मुद्दा विकास का है, उस विकास को हम जनता के सामने लेकर जाते हैं। बात आपने मोदी जी की कही, तो मैं भी ये स्पष्ट कर दूं, मोदी जी का जो जलवा 2013 में था वो आज भी बरकरार है। आप जो लेटेस्ट चुनाव की हम बात करें, अभी आपने गुजरात में देखा, इन कांग्रेस ने कहा कि पहले तो ईवीएम पे बहुत इन्होंने शक किया, और अंजाम ये हुआ कि जब मैं डिबेट में भी पूछती थी कि आज आप ईवीएम पे शक कर रहे हैं, अगर आपकी सीट आ जाती है तब आप क्या कहेंगे? और हुआ वही कि इनकी भी सीट आई, और जिनको 10 या 15 सीट ये ज्यादा लेके आए, उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया। अभी भी बोल रहे हैं वो तो कि सूरत में गड़बड़ हुआ, ये कहते हैं अभी भी। नहीं, तो वही कह रहे हैं, अब वो सोचते हैं कि हम शायद बना लेते हैं सरकार, तो इस कमी को करने के लिए ईवीएम की बात कर रहे हैं। इन्होंने मुद्दा आया कि चुनाव में जीएसटी, केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करी है, नोटबंदी लागू करी है, तो इससे जो सारे जो है बहुत लोगों में नाराजगी है, लेकिन वो भी इनका कार्ड वहां पर नहीं चला। जी, तो वो नहीं, अपनी बात यहाँ की है। रामस्वरूप लांबा में ऐसा क्या नजर आ रहा है आप लोगों को कि बिल्कुल जीतने का आधार यही हो सकता है? क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष में आप लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी की जगह है। 2018 में, इसी साल हमारे यहां नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा। अगर बीजेपी तीनों चुनाव हारती है, क्योंकि यह सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, विश्लेषकों का यह मानना है कि सत्ता का सेमीफाइनल है, 17 विधानसभा सीट सीधा सीधा मतदान में अपना हिस्सा लेंगी। अगर यह सीट
अजमेर अगर हारती है बीजेपी तो एक निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एनर्जी का काम करेगी, आपके लिए चिंता का विषय होगा। तो एक्सरसाइज तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की, पूरी एक्सरसाइज की होगी। बिल्कुल हार का तो सवाल ही नहीं है जब चुनाव होता है। मैंने कहा कि सपोज अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए चुनाव में जब तक 1 तारीख को जब परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक तो अपने अपने कयास होंगे, अपने अपने अंदाज होंगे, अपनी अपनी एक्सरसाइज होगी, वो तमाम आप कोशिश तो करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, शुरू में भी आपसे कह रहा था कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है तीनों सीट से। अगर एक भी सीट मिलती है तो इनको कुछ ना कुछ गेन होगा, प्राप्त होगा। आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी रामस्वरूप लांबा पे, तो आधार क्या रहा कि रामस्वरूप लांबा को आप लोगों ने उतारा? देखिए वोट कई हिस्सों में मिलती है, एक व्यक्तिगत भी मिलती है लोगों को, एक उसकी पर्सनैलिटी की भी होती है, दूसरी होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो वोट मिलती है, जो परंपरागत वोट है, जो बीजेपी की विचारधारा से इत्तिफाक रखते हैं, बीजेपी की विचारधारा को समझते हैं, तो वो लोग निश्चित तौर पर उनसे आती है। तीसरी वोट होती है कि जो काम कराया है, साबरमल जी ने जो काम कराया उसका लाभ इनको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो 8 वहां पर जो हमारे सारे विधायक हैं, जो वहां पर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जनता के बीच में गए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी भी वहां पर जितने भी विधानसभा समूह में व्यक्तिगत जाती रही, वैसे तो हर जिले में जाती है, चुनाव हो ना हो वो जनता से रूबरू होती है, वहां की समस्याओं को समझाती है, उनके साथ में अधिकारियों का अमला होता है। चलिए जी, पूरी मैं आऊंगा वापस आपके पास में, मैडम वापस आपके पास में आऊंगा। मैं एक बार, हमारे साथ इस वक्त अजमेर की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जो अजमेर के कहें कि वहां से पले, वहां से बड़े हुए, वहां खेले खाए सब कुछ करके अब जयपुर में अपनी पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं अजमेर की राजनीति को। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि कैंडिडेट दोनों नामांकन भर चुके हैं, तस्वीर साफ हो चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस में हमें जो लगता है कि सीधा मुकाबला होगा, प्रतिष्ठा दोनों तरफ से, इस तरफ मुख्यमंत्री की सीधी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ सचिन पायलट वहां से सांसद रह चुके हैं, दूसरा इलेक्शन हारे लेकिन पीसीसी चीफ हैं। बेशक आज बीजेपी कहे कि सचिन पायलट हार से घबरा करके चले गए, लेकिन फिर भी आज एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सचिन पायलट की है वहां पे कि अजमेर से ताल्लुक रखते हैं, और सचिन पायलट अगर नहीं जिता पाते हैं तो सवाल खड़े होंगे, अगर जिता देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी वाहवाही होगी। तो फिलहाल क्या समीकरण नजर आते हैं आपको वहां पे? देखिए, ये बात तो सही कहना चाहिए कि रामस्वरूप लांबा तो चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव तो वहां पार्टी लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है। और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री को जब खुले हैंड दे दिया गया, उनके उम्मीदवार को मान लिया गया कि संसदीय दल ने, पहले तो इनके उम्मीदवार की कुछ बदलाव करने की बात हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के जब उम्मीदवारों को मान लिया गया, उनको कहा गया कि आप अब जिता के लाइए जाइए। जिस स्थिति में उन्होंने जो अजमेर में मैंने आज देखा कि भूपेंद्र यादव बहुत ज्यादा सक्रिय पहले नहीं दिखते थे, आज वो सक्रिय रूप से अजमेर में दिखाई दिए। सबसे पहले वही थे वहां पर मौजूद। उसके बाद रघु शर्मा ने नामांकन कराया है, लेकिन रघु शर्मा जिस प्रकार का कैंडिडेट पहले, क्योंकि सचिन पायलट कैंडिडेट मानने जा रहे थे, और सचिन पायलट जब वहां से बैक कर गए तो मजबूरी में, क्योंकि रघु शर्मा को उतारने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कैंडिडेट इनके पास, कांग्रेस के पास जिस तरह का वजूद चाहिए था वैसा नहीं था। अब वहां पर बीजेपी ने कुछ लोगों को वहां खड़ा किया, जिसमें कि देखिए कि सेंधमारी होगी गुर्जर वोटों पर, आपके मुस्लिम वोटों पर, करीब 13 उम्मीदवार वहां खड़े हुए हैं। अब कितने उम्मीदवार रह पाएंगे वो बात अलग है, लेकिन ये बात सही है कि शिवसेना का गोपाल गुर्जर ने नामांकन कल किया। गुल मोहम्मद, जो कि हमेशा से चुनाव लड़ते रहे, गुल मोहम्मद पहली बार नहीं लड़ रहे, चौथी बार पांचवी बार चुनाव लड़ते हैं, और वो मुस्लिम वोटों को काफी मदद में प्रभावित भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि 1,76,000 की रिकवरी को करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, ये बात सही है। क्योंकि सचिन पायलट 1,72,000 60,000 तो अजमेर शहर की रिकवरी करनी पड़ेगी इनको, इनके खुद के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे मतों से हारे। तो ऐसी स्थिति में ये जीतेंगे, जीत का दावा किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि नाथूराम सिनोदिया कुछ नाराजगी, उनके पुत्र की जब हत्या हुई थी उसको लेकर के नाराजगी भी है, तो जाट समुदाय तो निश्चित रूप से बीजेपी का पक्ष लेगा, और इनकी पार्टी के वोट कितने इनको मिल पाते हैं जी, तो जीत। चलिए श्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास में। ये बात सही है कि कास्ट कार्ड चलेगा, सर्वाधिक
जो वोटर की अगर संख्या की बात करें जातीय समीकरण के आधार पे, तो सबसे ज्यादा वोट वहां जाट समुदाय के हैं, जाट समाज के हैं। जाट के बाद वहां पे मुस्लिम, गुजर, एससी ये मत आते हैं, और करीब 3.5 लाख वोट ब्राह्मण, बनिए, सिंधी, रावत ये मिलाकर के करीब 3.5 लाख वोट होते हैं। क्या जातीय समीकरण होंगे? बाबूलाल नागर की वापसी हुई है, कितना तीर चल पाएगा? ये तमाम पहलुओं को हम छुएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में अजमेर सीट की। अजमेर सहित सभी जगह नामांकन का काम कंप्लीट हो चुका है। जाति आधार को लेकर के राजनीतिक दल अपना पूरा एक एनालिसिस करते हैं। बीजेपी ने रामस्वरूप लांबा जो जाट समाज से हैं और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सांवरलाल जाट के पुत्र हैं, जिनके निधन की वजह से सीट खाली हुई है, सिंपैथी एक बड़ी वजह उनके लिए हो सकती है। दूसरी तरफ रघु शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में राजस्थान में आते हैं, उनका अपना एक कद है, एक्सपीरियंस है राजनीति का। क्या चीजें हो सकती हैं ऐसी? एक बार वापस मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, कास्ट फैक्टर तो निश्चित रूप से एक है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। बेशक चाहे दोनों पार्टियां ये दावा करें कि नहीं हमारे लिए कास्ट कोई आधार नहीं होता है, हम कैंडिडेट को देख करके वोट देते हैं, और जनता की जो डिमांड होती है उस तरह से ये रटा रटाया जवाब सब राजनीतिक दलों का होता है। लेकिन आप इसे खारिज कर सकते हैं कि जातिगत समीकरण आधार नहीं होते हैं राजनीति के? नहीं होता है, जातिगत समीकरण तो बिल्कुल आधार है, जब भी तो जाट को दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जाटों की संख्या पहले तो रावतों की संख्या ज्यादा थी, अब रावत तो चले गए, अब जाटों की संख्या अधिक मात्रा में है। उसके बाद आता है गुजरों का, गुजरों का डिवीजन हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में 40 साल बाद अजमेर में कोई ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा गया है। इससे पहले विशेषकर भार्गव हुआ करते थे, वो ब्राह्मण हुआ करते थे, उसके बाद ब्राह्मणों को कभी उतारा नहीं। भगवान देव आचार्य पता नहीं कहाँ से लाए थे, कांग्रेस दिल्ली से लाकर उनको चुनाव जिताया। आपके विष्णु मोदी चुनाव जीते वहां से, किरण महेश्वरी चुनाव हारी वहां से, कैलाश मेघवाल चुनाव हारे वहां से। तो चुनाव तो हारने का और जीतने का अलग तरह का प्रक्रिया चलती थी। राजा सिंह रावत जातिगत आधार पर जीते, उसी का परिणाम था कि सांवरलाल जाट को मंत्री होने के बाद भी चुनाव लड़ाया गया था, और चुनाव लड़ाने के बाद उनको जातिगत आधार पर ही चुनाव में अधिक मत मिले थे और वो 1,72,000 से जीते थे। तो ये तो कहा जा सकता है कि अब कितनी कांग्रेस कितना कवर करेगी, मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं, मैं दो बातें कहना चाहूंगा श्याम जी यहाँ पे। 2014 का जो चुनाव था थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्शन था, क्योंकि उस वक्त लोग उस तूफान को वोट कर रहे थे जिसे नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जा रहा था। क्या आप वास्तव में अभी मान सकते हैं कि मोदी की वैसी हवा रहेगी अभी भी? नहीं, मैं मानता हूं कि जो लीड है वो तो आधी से कम हो जाएगी, लीड कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखेगी। लेकिन चुनाव में जिस प्रकार का सिनेरियो मुख्यमंत्री का होगा वहां पर जी, क्योंकि करो या मरो की स्थिति होगी, मुख्यमंत्री की भविष्य तीनों चुनाव से सीधा तौर पे जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने देखिए जसवंत को उतारा है अलवर में। अब जसवंत खुद जिला प्रमुख रहे, उनकी पत्नी जिला प्रमुख रही है, आज सांसद रहे हैं खुद। रोहताश ने आकर के ये भी जता दिया, रोहताश और धर्मपाल ने, कि मुख्यमंत्री ने हमको कहा इसलिए हम सब साथ आ गए हैं। तो कि मुख्यमंत्री का डर निश्चित रूप से दोनों ही जगह प्रभावी देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में जो भी विधायक टिकट भी चाहिएगा, जो भी विधायक है उनको साफ तौर पे कहा जाएगा जब आप जीतने की स्थिति में तो आपको देगा कौन टिकट। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करेंगे कि वो हारे नहीं तो कम से कम अपने आपकी इज्जत को बनाए रखने के लिए भी काम करेंगे, तो भी बराबर की स्थिति भी आएगी, तो भी स्थिति बनेगी। क्योंकि कांग्रेस में पुराने लोग आज भी ज्यादा सक्रिय मेरे को दिखे नहीं, जिस प्रकार से पुराने लोगों को जो लाया जाना चाहिए था नहीं गए। इसका कारण रहा कि प्रदेश से लोगों को वहां पर ले जाकर के भीड़ इकट्ठी करके दिखाने का प्रयास किया। बीजेपी के पास भी बाहर के लोग गए, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा करके लोग बाहर से गए। उनका कहना था कि क्योंकि बाहर के चुनाव जयपुर से लड़ा जा रहा है इसलिए हम चल रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ गए हैं, वो 3 चुनाव से दिखाया दिया है कि हमारे में आपस में मतभेद नहीं है, लेकिन एक साथ जाकर के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब एक हैं।
अब एकता के अंदर क्योंकि माली वोट करीब 1 लाख अजमेर में करीब है, वो किस प्रकार से अशोक गहलोत की रणनीति किस प्रकार की रहेगी, क्योंकि अभी तो हम आज नामांकन हुआ है दोनों जगह, अब सब जगह नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब निश्चित रूप से रणनीति किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि अलवर का चुनाव भी बहुत ही सेंसिटिव तरह का चुनाव हो गया, क्योंकि पहले भी आपने देखा कि खुद सांसद रह चुके हैं ये, अब दोनों ही सांसद रहे हैं, इसलिए रणनीति के मामले में तो दोनों ठीक ठाक स्थिति में, लेकिन अब मेव किस पकड़ जाएगा, जुबेर कितने तरीके से इनको करण सिंह को सहयोग करेंगे, वो वाली बात अलग से आएगी। बात अजमेर की अगर करें, अजमेर में अगर देखें हम अजमेर को फोकस करें तो अजमेर में यह बात तो सही है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी तरह से रणनीति चलाएंगी, अपनी पूरी कमान हाथ में रखेंगी, तीनों जगह की मॉनिटर होंगी। शायद यही वजह है कि जयपुर की राजधानी में इस वक्त कोई मंत्री ढूंढने से भी नहीं मिल सकता, सब लोग इलेक्शन में लग चुके हैं, बोर्डों के अध्यक्ष लग चुके हैं, वरिष्ठ पार्टी के नेताओं को भेज दिया गया है और लगो आप दोनों ही तरफ है। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि चुनाव एक वो जंग है, अगर आपके पास में साजबाज अस्त्र शस्त्र सब हैं और अगर उन्हें धर के रखेंगे आप तो युद्ध नहीं जीत सकते, आपको सभी चीजों को काम में लेना होगा। और क्या यहां पे ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद 3 सीट लोकसभा में जाने की वजह से खाली हुई थी, 4 सीट माफ करिएगा, 3 सीट कांग्रेस ने उसमें से जीती, जिसमें से एक नसीराबाद सीट भी है। तो मुख्यमंत्री ऐसा तो नहीं है कि धौलपुर में एक एक पल की जानकारी उनके पास में थी, खुद ने पूरा चुनाव संचालन किया, बड़ी बारीकी से उन्होंने देखा, माइक्रो मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखा उन्होंने। तो यहां पे भी ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री कमिंग डेज में पूरी कमान अपने हाथ में होगी, पूरे सेंट्रलाइज करके और तीनों चुनावों को लड़ेंगी। तो अजमेर भी उनमें से एक है। देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने जाकर के हर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आधार पर मिलने का कार्यक्रम किया, तो उनको ये तो निश्चित था कि चुनाव होगा। उन्होंने चुनाव से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली कि कोई ये नहीं आरोप लगा दे कि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, क्यों मिलने जा रहे हैं, उससे जनसंपर्क करने जा रहे हैं। लेकिन जातिगत आधार पर उन्होंने एक एक जाति को बुला करके उनके काम करने का प्रयास किया और उनको बहुत सारे दिलासे भी दिए, बहुत सारी चीजें भी करके दिखाया। तो वो किसी भी तरह से चुनाव की प्रक्रिया में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पार्टी लड़ती है, विधानसभा का चुनाव प्रत्याशी लड़ता है, तो दो लोकसभा के चुनाव है, दोनों लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी का पूरा है, और क्योंकि अलवर में एक जगह कांग्रेस है, बाकी दूसरी जगह भी भाजपा का ही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने आप का संगठन कमजोर है अजमेर में, कांग्रेस का संगठन इतना मजबूती से जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। अब उसका इनका संगठन सक्रिय है पहले से। अजमेर में भाजपा का शायद भाजपा का तो संगठन कमजोर है, लेकिन देहात में इनकी सक्रियता बढ़ी हुई है। अब वो किस प्रकार से संगठन को करके और मतदाता को बूथ तक ले जाने की जो प्रक्रिया होगी वो ही जीत का कारण बनेगी। अभी कह रहे हैं कि हमने पन्ना प्रमुख बना लिए, पन्ना प्रमुख कितने सक्रिय होंगे और किस प्रकार की रणनीति आगे देखने को मिलेगी, आरएसएस किस प्रकार से सहयोग करेगा, क्योंकि इनका अंतिम जो हथियार होता है वो आरएसएस होती है। आरएसएस के लोग लगते हैं साथ में तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। मंत्री तो लगाए जाएंगे, मंत्री की तो आपको मालूम है कि चुनाव में जितना पैसा खर्च होना है तो पैसा तो सरकार खर्च करेगी, क्योंकि रामस्वरूप लांबा के पास कोई धन नहीं है। वो तो क्योंकि एक नेता जो उनके पिता थे वो स्वर्गीय हो गए, इसके कारण उनको टिकट देना पड़ा। और ये भी बात है कि उनके उम्मीदवार के रूप में तो सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पुत्र हैं और उनकी सिंपैथी का वोट मिलेगा, इसलिए बीजेपी ने उसको उम्मीदवार बनाया। तो कैंडिडेट के आधार से आप रघु शर्मा को ज्यादा मजबूत मानते हैं? कैंडिडेट के आधार पर, क्योंकि रघु शर्मा उपाध्यक्ष हैं और पिछले 25 साल से राजनीति में सक्रिय है, और अजमेर की राजनीति में वो यूथ कांग्रेस के टाइम से सक्रिय रहे हैं, क्योंकि वो उनका सावर जो केकड़ी के पास में उनका गांव भी है। ये कहा जा सकता है कि लेकिन उनकी जो बाद की सक्रियता कम रही ना, जिसके बाद चुनाव हारने के बाद वो जयपुर में आकर सुकड़ गए और उन्होंने क्षेत्र में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पूरा अजमेर उनके हाथ में आ गया। तो उनके पास उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार कितना लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां के नेता इनसे खुश नहीं होते, जिसमें ललित भाटी कहे जा सकते हैं, गोपाल भाई कह रहे हैं कि चुनाव में आ गए हैं बाहर, किस प्रकार से क्या होगा। बाकी के लोग जो आप कहेंगे कि पुष्कर से नसीम अख्तर हैं,
और दूसरे लोग हैं मसूदा इन सब तरफ के जो पुराने लोग हैं, अब इनके साथ कितने लगेंगे ये निर्भर करेगा। और अशोक गहलोत किस तरह से सक्रियता दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक सक्रियता केवल जाकर के नामांकन कराने तक ही रही है। आगे क्या होगा ये भविष्य, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पे चुनाव हारना तो नहीं चाहेगी, हारेगी इसमें कोई संदेह नहीं हो है। जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी कि देखिए 29 को मतदान होगा, अभी लंबा समय है और लंबे समय में यही कह सकते हैं कि हर दिन राजनीति बदलेगी। मकर संक्रांति लोग मनाएंगे, उसके बाद में थोड़ा चुनाव सक्रिय होगा और धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। अब चीजें बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, कमान किस तरह से रहती है वो तमाम चीजें होंगी। कांग्रेस की लिए कहा जाता है कि कांग्रेस अभी बिखरी हुई है। नेता हालांकि सारे लोग नामांकन में आए हैं, बड़े एक साथ नजर आ रहे हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की यूनिटी है वो 2018 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस एक यूनिटी में रहती है तो कांग्रेस गेन कर सकती है, और कांग्रेस बिखरी रहेगी, फूट रहेगी, बड़ा मन नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे को खींचते रहेंगे, सहमत का खेल चलता रहेगा, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर असर क्या होगा उसका। तो अभी फिलहाल लेकिन कांग्रेस एक यूनिटी में नजर आ रही है और ये कहा भी यही जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे लिए चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता है, सब चीजें बाकी बात की हैं, हम पहले चुनाव जीतेंगे। तो आशी ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की यूनिटी को लेकर के एक सवाल खड़ा किया है श्याम शर्मा जी ने कि कांग्रेस की यूनिटी भी रहेगी कि नहीं रहेगी अभी तक। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश प्रचारित करने का जो एक कुसंगीत प्रयास किया था, आज समय सब चीजें दिख रही है। इससे पूर्व में भी इन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन जहां पे 4 विधानसभाओं का जो आपने जिक्र किया था, तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन 4 विधानसभाओं के उपचुनाव में से 3 विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और तभी भी नेतृत्व एकजुट था और आज भी है। बीच में जो धौलपुर का उपचुनाव हुआ उसमें 3 राज्य की सरकारें, मध्य प्रदेश और तात्कालीन जो यूपी में सरकार बनी, और तमाम लोग वहां पे 3 राज्यों की सरकारों ने मिलकर जिस प्रकार से एक प्रयास किया, उसके नतीजे से वो उत्साहित होने का एक प्रयास कर सकती है। लेकिन आपने पूरा आज जो डिबेट है वो केंद्रित रखी अजमेर पे। अजमेर पे जिस प्रकार से श्याम सुंदर जी मेरे साथी ने जो मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि पार्टी 2 तुलनात्मक कहीं पे कोई चुनाव पे होगा तो पार्टी होगी कांग्रेस और बीजेपी। 2014 के जब चुनाव में थे तो मोदी जी की जो एक परचम जो लहर थी, विकास का जो मॉडल उन्होंने बेचा था, आज उस विकास के मुद्दे को भी पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है और पूरा देश जान चुका है। इसलिए वो जो उनका जो एक अपने आप की एक वेव थी और जिस प्रकार से उन्होंने उसको मोबिलाइज करने का एक प्रयास किया और सफल हुए थे, वो आज सफलता की उनकी तूफान की आंधी है वो थम चुकी है। और बीजेपी के साथी ने भी ये मेरे को कहा इस डिबेट पे कि मोदी जी ने जो काम किया, आज उनके पास में मोदी जी के द्वारा किए हुए अजमेर लोकसभा के लिए एक भी काम वहां पे बताने के लिए इनके पास में नहीं है। दूसरा, जब कैंडिडेट की बात आती है तो कैंडिडेट के अंदर रघु शर्मा बहुत लंबे समय से अपनी छात्र राजनीति से जुड़ के एक साधारण परिवार से निकल के एक इतना लंबा सफर तय किया, वो किसी विरासत के धनी होकर कहीं पे कोई नहीं गए और उन्होंने एक विधायक रहते हुए 2,500 करोड़ का काम एक विधानसभा के अंदर करवाया और उसका जो काम है वो निश्चित रूप से पूरी लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है, तो वो भी आएंगे। बीजेपी के अंदर जहां पे उपचुनाव हुआ विधानसभा का, वहां पे सौरमल जी जाट खुद वहां पे विधायक थे और वो विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने लूज की थी। वहां पे बाघेल चौधरी जो किशनगढ़ से जो विधायक हैं, उनके विवाद हमेशा बने रहते। रामचंद्र चौधरी जो डेयरी के चेयरमैन है और उन्होंने एक पूरी उम्मीद थी कि मुझे एक प्रतिनिधि के तौर पे बनाया जाएगा और उन्होंने एक बड़ी जनसभा भी उन्होंने की, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूर रह के एक अपना शक्ति प्रदर्शन के तौर पे किया, उन्हें एक निश्चित रूप से निराशा मिली। एक ज्ञाना जो इसको एक कैंडिडेट बनाया गया था उसको उस सीट पे हराया गया। तो तमाम ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो आपके काम आएंगे, जो बीजेपी के अंदर बीजेपी के बिखराव के राह पे हैं। ठीक है, जब लोकसभा कांग्रेस का आधार क्या रहेगा? कांग्रेस का आधार यह रहेगा कि जब हमारे पूर्ववर्ती जो सांसद थे, वहां पे मंत्री थे, तब उन्होंने उस अजमेर के लिए क्या काम किए, वो काम के मुद्दे हमारे ले जाने के पास में। उस समय हमारी जो स्वीकृत जितनी योजनाएं थी, जो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, जो रेल परियोजनाएं थी उसके बारे में कहा, जो 45 ट्रेनों का जो ठहराव था आज उनका ठहराव बंद कर दिया है, वो एक मुद्दा है। तो उन्होंने जितना जो काम किया उस काम के बाद में कहीं पे कोई आगे के तौर पे नहीं बढ़ पाया। चौधरी साहब, बीजेपी लगातार एक बात कहेगी, बीजेपी एक बात लगातार कहेगी कि जीतने की स्थिति में होते तो सचिन पायलट खुद चुनाव लड़ लेते। निश्चित रूप से बीजेपी ये फैलाए, बीजेपी करे ये बात। अगर बीजेपी को ये लगता है कि हमारा प्रत्याशी कमजोर है
तो इसके अगर छलाव में रहे तो वो निश्चित रूप से रहे। सचिन पायलट आज 3 जगह पे जाके अगर तीनों के सामने, सरकार की मशीनरी के सामने अगर वो सीना लगा के खड़े होते हैं तो कार्यकर्ताओं को ताकत मिलती है, तमाम जो नेता जाएंगे ताकत मिलती है। और जब हमारा रघु शर्मा अगर हरा सकता है तो इनको तो और ज्यादा सोचनी चाहिए कि सचिन पायलट होता तो कितनी भयंकर जो जीत होती। ये जो सूरजगढ़ एक विधानसभा सीट है, 50,000 से ज्यादा मतों से हम वहां पे हारे थे। तमाम सरकारी मशीनरी वहां पे लगी। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं है वो वहां पे प्रत्याशी रहे, उसके बावजूद हमने उस सीट को जीता। आप जिस प्रकार से प्रत्याशी के तौर पे जो आप श्याम सुंदर जी जो बात कर रहे थे, मैं ये चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी कभी रामस्वरूप से मिले नहीं होंगे, क्योंकि सांवरमल जी जब तक थे ना उन्होंने कभी उसको घर की चारदीवारी से बाहर निकल दिया और ना ही वो किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक इसलिए कि उन्हें सांवरमल जाट जी की जो व्यक्तित्व था उसकी सिंपैथी उन्हें गेन हो, वो एक दूरी हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी के वक्ता ने कहा कि सांवरमल जी लास्ट तक वो किसान की लड़ाई लड़ रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, मुख्यमंत्री बैठी और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठे। वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर एसएमएस तक पहुंचने के लिए उन्हें 1 घंटे का समय लग गया। आज उस बात को समझ रहे हैं। अगर वहां पे इतने संसाधन अगर आपने एक सांसद को नहीं दे पाए तो क्या होगा। आज 12 दिनों की जो हड़ताल रही, 12 दिनों की हड़ताल के अंदर 30 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग वहां पे गए। पूरे डॉक्टर्स की जो हड़ताल का जो वहां पे उन्होंने देखा है, आज भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही देनी पड़ेगी। आज आप चुनाव के प्रथम मोड़ पे नहीं हो, आप बन के नहीं आए। अगर देखो टिकट देने की बात हो रही थी, आपके अजय का नाम चला था, कांग्रेस उसको टिकट देने के लिए बात कर रही थी अजमेर से, जिसने राजस्थान की जनता को एक ऐसे गड्ढे में पटक दिया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, किसका जिक्र देखिए इनके जो ये कह रहे हैं ना डॉक्टर्स की हड़ताल की बात की, तो जो उनका नेता है यादव अजय चौधरी, उसको कांग्रेस वहां से टिकट देने की बात चल रही थी, उसका नाम चल रहा था, तो वो हड़ताल के पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ था। मैं जवाब दे दूं सर योगेंद्र जी, बीजेपी की जो वक्ता है उनकी बात बड़ी हंसी आप लोगों ने, बड़ी हंसी आती है। जिन डॉक्टर्स के साथ में जब समझौते की प्रक्रिया चली थी तब इनके चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि न जाने इन डॉक्टर्स के हड़ताल के पीछे कौन सी आदर्श शक्ति है। वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ये जानते थे, कि राजेंद्र पूर्व चिकित्सा मंत्री और वर्तमान चिकित्सा मंत्री का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे। उसके बाद में 1 महीने का दिन नहीं हुआ था, 1 महीने के दिन के बाद में उन्होंने ये कहा, आपको मैंने व्यवधान नहीं डाला, आप बिल्कुल बताइएगा ताकि आपके दर्शकों को पता चले। मैंने आपकी बात को सुना, तो वहां पे जब डॉक्टर्स को उन्होंने, इनके चिकित्सा मंत्री ने कहा चींटी की तरह मसल दूंगा। इतनी एरोगेंसी, इतना ज्यादा उनका घमंड, इतना ज्यादा अहंकार, जो डॉक्टर्स को चींटी की तरह मसलने का जो दावा करते थे, वहां पे प्रदेश की जनता के 305 लोग उन 12 दिनों के अंदर वहां पे कुमौत पे गए। उसके लिए चिकित्सा मंत्री ने माफी मांगने की बजाय जो हड़ताली जो डॉक्टर थे उनको लड्डू खिला के और एक जश्न मनाया और ये कहा ना डॉक्टरों का नुकसान हुआ और ना सरकार का नुकसान हुआ। लेकिन वो 305 मौतें और अजमेर की 30 मौतें निश्चित रूप से जब चिकित्सा मंत्री उस जनता की पब्लिक मीटिंग में जाएंगे या मुख्यमंत्री जाएगी, जनता जवाब मांगेगी। यहां पे इस पे बैठ के कहा जा सकता है, आप बंद कमरे में कह सकते हैं, अपने प्रसारकों के, पन्ना प्रमुखों के बीच में कह सकते हैं, लेकिन जब पन्ना प्रमुख भी जाएंगे तो निश्चित रूप से वो किसी का भी बेटा हो वह जवाब मांगा जाएगा और उस जवाब के समय में जवाब नहीं होगा। और मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा जब 80 पन्ना प्रमुख के लिए। हम पहले ये बताइए कि आपके 4 सचिन जी पायलट जो आपके अध्यक्ष हैं वहां से चुनाव लड़े, कितनी बार अजमेर गए, जब वो वहां पर केंद्र में मंत्री थे कितने अजमेर में आए, इसका जवाब पहले दे तो सही जनता को। अभी दे देता हूं मैं। अगर डॉक्टर मरे, वो पेशेंट मरे थे तो ये सचिन पायलट कितनी वहां पर पूछने के लिए गए। बाकी जनता ये पूछ रही है कि 4 साल में हमारे मंत्री जो इतने बीमार होने के बावजूद भी वो वहां पर आते रहे, जनता से मिलते रहे, उनके बीच में रहे और अंतिम समय तक जनता के लिए लड़ते रहे। आपके कौन से नेता वहां पर पहुंचे? सचिन पायलट की जो जिम्मेदारी बनती है, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जनता को किसके भरोसे छोड़ के आ गए, संभाला उन्होंने। अब मैं जवाब दे दूं। चौधरी जी से जवाब सुन लीजिए। वैसे फायदा आपको तो, अगर सचिन पायलट नहीं गए वहां पे, रघु शर्मा नहीं गए तो बेनिफिट मिलेगा। कह रहे हैं ना, बिल्कुल फायदा मिलेगा। इनके पास जवाब है। जवाब अब सुनिए, जवाब देंगे आरसी चौधरी, जवाब देंगे। अब बीजेपी के वक्ता ने कहा कि सांवरमल जी अस्वस्थ चल रहे थे, अस्वस्थ होते हुए भी वहां पे अजमेर पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन सरकार के अंदर पहुंचे। आप मान लीजिए, जवाब सुनिए। अस्वस्थ रहते हुए भी पहुंचे, लेकिन 4 साल की सरकार की आपकी राज्य की सरकार रही, 3.5 साल से ज्यादा केंद्र की सरकार है। वो अस्वस्थ थे,
सरकार तो देख सकती थी ना, सरकार तो नुमाइंदगी करती थी ना। आप वहां से अरे मेरे जवाब दे दीजिए। अरे मैडम जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जनता के हित से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको 1% भी बीच में नहीं बोला, मैंने 1% भी योगदान नहीं डाला। मैंने पूछा रेलवे लाइन का, आप जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा ट्रेन का, जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा अन्ना सागर झील के ऊपर 25 करोड़ से ज्यादा लेके जब उसका पुनरुद्धार किया, पूछ करके अंदर अरे मैडम मैं आपसे जोर से चिल्ला सकता हूँ, लेकिन दर्शक क्या सोचेंगे एक महिला के। जवाब तो सुनिए। अरे मैडम मैं आपसे जोर से चिल्ला सकता हूं, लेकिन चिल्लाने से नहीं होगा, जवाब देने से होगा। आपके मंत्री ने कहा, अजय किलक ने कहा कि हमने पूछेंगे कि कांग्रेस ने क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को मानती है कि जैसे हम विपक्ष में बैठे हैं, जिस प्रकार से पर्सनली पूछने का उनका काम है। 4 साल का आपका केंद्र, 4 साल का राज्य की सरकार और 3.5 साल की केंद्र का सरकार का जवाब वहां की जनता मांगेगी। कांग्रेस के काम की पूछेंगे, कांग्रेस के काम का हम एक का जवाब देना चाहते हैं। पुष्कर वहां पे ऐतिहासिक जगह है, उस पुष्कर के जो तटों का जो निर्माण, जो उनके जो घाट है, उनके घाट के निर्माण और नहर का काम 250 करोड़ के करीब लागत लगा के उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करवाया और उसका जो काम करवाया। वहां पे एक पुष्कर का मेला लगता था, जो पूरे देश के अंदर पुष्कर का मेला जो प्रसिद्ध था, उस पुष्कर के मेले को आपने हादसे पे पहुंचा दिया। वहां पे ख्वाजा की दरगाह पे पूरे देश और दुनिया के वहां पे लोग आते हैं। हमने कांवड़ विश्राम स्थली बनाई। अरे मैडम जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए। कांवड़ विश्राम स्थली बनाई हमने, वहां पे तमाम विषय के लोग आते हैं, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। 1 रुपए का आपने वहां पे काम नहीं करवाए। हमने नसीराबाद के अंदर 40 करोड़ रुपए लगा के सीवरेज की लाइन बनाई। हमने अजमेर के अंदर नई सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। हमने वहां पे पानी की जो लाइन है 850 करोड़ से ज्यादा बिशलपुर का पानी ले जाके पैदल की लाइन हम वहां पे लेके गए। तो यानी काम बताइए, हमारे पास ये कांग्रेस के काम है जो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हुए, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में वहां पे काम हुए। लेकिन आज आप बताइए आपने क्या काम किया वहां पे। एक बात, ये बात सही है, आरसी चौधरी की बात में दम है। वहां गिनाने के लिए सचिन पायलट का कार्यकाल होगा, दूसरी तरफ वर्तमान सरकार के पास में अपने किए हुए काम के तमाम एजेंडे होंगे कि हमने ये काम किया है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अजमेर वो पहचान रखता है जो ना केवल राजस्थान में, दुनिया में फेमस है, चाहे ख्वाजा साहब की दरगाह हो या फिर सुप्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। तो ये 2 ऐसी चीज वहां पे है जो निश्चित रूप से एक वहां अपने पहचान रखते हैं। एयरपोर्ट वहां पे मिला, तो गिनाने के लिए कि अजमेर के वासियों के लिए अच्छे दिन कब आए, वर्तमान में अच्छे दिन का एहसास हो रहा है या सचिन पायलट के वक्त का, ये एक बड़ा मुद्दा वहां पे रहेगा अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो। और कैंडिडेट्स के लिए ये वहां नहीं कहा जा सकता है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, दोनों का जयपुर से बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। वो भी अगर रहे, चाहे घर में रहे हों, बाहर रहे हों, जहां में जयपुर में सक्रिय रहे रामस्वरूप लांबा। और जो शीलदा भाई जी कह रही हैं कि सचिन पायलट वहां माफ करेगा, रघु शर्मा वहां बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, जयपुर की राजनीति में सक्रिय रहे। तो चलिए, ये तो एक अपनी अपनी तरह से बताने की बात होगी और निश्चित रूप से जुबानी जंग तेज होगी। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें भी ऐसे सामने आएंगी, कौन किससे नाराज है, कौन किसके पक्ष में है, वो तमाम पहलू सामने आएंगे। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पे एक बार। अभी आरसी चौधरी जी ने एक बात कही थी कि कई लोगों की नाराजगी का सामना उठाना पड़ेगा पार्टी को, वहां पे बीजेपी को। सरिता गेना की बात कही जा रही है, भागीरथ चौधरी की बात कही जा रही है और दूसरे नेताओं की बात कही, राजा सिंह रावत की बात कही जा रही है कि ये लोग इंटरनली काफी नाराजगी जताते हैं। और जब ये मौका है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले से वहां से टिकट चाह रहा हो? रामस्वरूप लांबा देखिए यंग है, 30 साल की उम्र है उनकी। अगर वो चुनाव जीतते हैं और अगर उनमें हुनर हुआ तो ये टाइम पीरियड भी कोई कम नहीं है। अभी 2019 में चुनाव होंगे, तब तक के लिए वो अपने आप को स्थापित ठीक से कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी यंग एज को लेकर के अगर जो लोग क्यू में हो टिकट की में, वो लोग भी वहां पे जिसे राजनीति में कहा जा सकता है कि वो कार सेवा कर सकते हैं। देखिए कि राजा सिंह रावत का जातिगत आधार पर पहले प्रभाव था, लेकिन क्योंकि वो चुनाव उसके बाद वहां के बजाय राजसमंद चुनाव लड़ने चले गए थे, उसके बाद उनका अधिकार समाप्त हो गया था अजमेर से। तो ये कहना कि राजा सिंह रावत अजमेर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि वो राजसमंद से उनको टिकट दिया गया था और हार गए थे, उसके बाद उनका दावा खत्म हुआ। भागीरथ चौधरी आरके मार्बल के माध्यम से टिकट मांग रहे थे और आरके मार्बल आपको पता है कि वर्चस्व किस प्रकार से है, सरकार को निश्चित रूप से वो धन उपलब्ध कराएगा चुनाव लड़ाने के लिए, उसमें दो राय नहीं होगी, क्योंकि बांसवाड़ा के उसमें भी देखा था, वो भी सक्रिय वहां पे थे। तो इसी स्थिति में अजमेर की राजनीति में आरके मार्बल का
अहम भूमिका इस चुनाव को जीत हासिल करने में होगी, क्योंकि उनका पैसा काफी लगेगा इसमें। नहीं, लेकिन इतना खुल करके क्यों बोलना चाहेंगे वो? खुल करके सरकारें आती हैं जाती हैं। आप देखिएगा कि सरकार उनके प्रति, क्योंकि वो व्यापारी व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस प्रकार से उनको एक लास्ट सवाल हो रहा है, मेरा समय कम है। बाबूलाल नागर का क्या असर पड़ेगा? बाबूलाल नागर काफी दिनों बाद में कांग्रेस के मंच पे दिखे हैं, उन्होंने दावा भी किया है कि 2 दिन रघु शर्मा हमें दे दें, वहां पे दूदू में हम सबसे ज्यादा मतों से दूदू से कांग्रेस को जिता के भेज देंगे। देखिएगा कि रघु शर्मा की शर्त ये थी कि बाबूलाल को वापस लो, तो वो तो शर्त के अनुसार आ गए वापस, लेकिन वो कितने वोट क्योंकि दिला पाएंगे, क्योंकि वहां दोनों तरफ से है, उनके जाट मतदाता भी वो है और एससी और एसटी का वो दोनों भी। अब वो किस प्रकार से कितना कन्वर्ट कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि उनके भाई जब चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रभाव तो है निश्चित रूप से कहा जा सकता है, लेकिन वो उनके ऊपर सरकार किस प्रकार का प्रहार करेगी, कुछ करेगी, कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि सरकार में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो ताकत रामस्वरूप लांबा के साथ लगेगी, तो उसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत सारी चीजों में देखने को मिलेगा। अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार के हाथ लंबे होते हैं और वो उसका प्रभाव तीनों विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि अधिकारी वर्ग नरम रुख अपनाएगा सरकार के प्रति, उसका सदुपयोग करेंगे वो सब जगह। तो ये सारी बातें, क्योंकि प्रशासनिक हल्के में भी बहुत सारे अधिकारी वसुंधरा जी ने समय रहते हुए अपने अपने स्तर पर तैनात कर दिए, उसका फायदा वो चुनाव में लेना। चले, रोचक होगा मुकाबला, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीधी फाइट होगी, बेशक कैंडिडेट ज्यादा हो, हालांकि तस्वीर नामांकन वापस लेने के दिन साफ होगी, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि रघु शर्मा और रामस्वरूप लांबा सीधी फाइट कही जा सकती है, दोनों ओर से ताकत लगाई जाएगी। मुद्दों की अगर बात करें तो विकास कुछ हद तक एजेंडा रह सकता है। सचिन पायलट अपने किए हुए काम के आधार पर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, दूसरी तरफ सरकार अपनी ओर से कहेगी हमने ये विकास कार्य किए हैं जिनके आधार पर हम वोट मांगेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे मतदान के, वैसे वैसे परिस्थितियां बदलेंगी, समीकरण बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, तो हमें हर मुद्दे, हर पहलू की बारीकी पर हम नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक तीनों, एक विधानसभा, दोनों लोकसभा की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। बस आज खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।